एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है हमारा फ्रिक्शन का क्लास। तो फ्रिक्शन के दो पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट है उसमें हम बेसिक्स और कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, और जो दूसरा पार्ट है हम उसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज़। तो सबसे पहले फ्रिक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये कनेक्टेड बॉडीज़ में होता है। जब तक दो बॉडी, जैसे अगर ये पेन है और ये हमारा पेपर है, तो ये दोनों कनेक्टेड है तभी इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। अकेला पेन हवा में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाता, वो सिर्फ रेजिस्टेंट फोर्स होता है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। जो पहला होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या? रेस्ट, यानी कि रेस्ट वाला हमारा फ्रिक्शन। एक और होता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रेस्ट वाले के लिए होता है, बट इसमें एक्चुअली में बॉडी रेस्ट पे होती है और इसको लगाने के बाद जस्ट बॉडी मूव करने वाली होती है। और थर्ड जो होती है वो हमारी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली तब होती है जब मोशन नहीं स्टार्टेड होता है, मोशन नॉट स्टार्टेड इट। ओके, अच्छा, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, ये हमारे सरफेस पे रखी हुई है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इधर होगा, इधर जो है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मान लो हमने इधर एफ अप्लाई किया है। जो स्मॉल एफ है वो फ्रिक्शन के लिए यूज़ करूँगी मैं, और जो कैपिटल एफ है वो एफ अप्लाइड है, और ये जो है वो एम जी एम। ठीक है, तो सबसे पहले जब बॉडी रिमेन एट रेस्ट रहती है तो एफ जो है वो हमारा एफ के इक्वल होगा। ठीक है, और मान लो हमने इसे लगाया ही नहीं, एफ़ जो है वो है ही नहीं, एफ़ जो है वो हमारा ज़ीरो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़ीरो है। यानी कि अगर बॉडी में फोर्स लगाया होगा तभी एफ़ इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ़, यानी कि एफ़ अप्लाइड जो होगा वो हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल, ये हमारा एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये अप्लाइड, एफ़ अप्लाइड के एक्सटर्नल जो फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग से चेंज होता है। ओके, अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी अप्लाइड फोर्स एक्सीड कर जाए एक मैक्सिमम वैल्यू या एक सर्टेन वैल्यू, तो बॉडी मूव करने लगेगी। वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव। तो इन दोनों केस में बॉडी मूव नहीं कर रही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जहाँ तक बॉडी मूव नहीं करे, यानी कि अगर इसके बाद आपने हल्का सा भी दे दिया तो वो बॉडी मूव करने लगी, और जो बॉडी मूव करने लगती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये मूविंग बॉडी के लिए होता है, या इसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो हम एफ़ लिमिटिंग है उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। जो हमारा एफ़ लिमिटिंग होता है वो म्यू इंटू एन। ठीक है, या अगर आप ऐसे देख लो तो जो हमारा एफ़ लिमिटिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको बोलते हैं म्यू, और ये जो म्यू होता है वो होता है म्यू एस, ना कि म्यू के। जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं म्यू के। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपने देख लिया कि एफ अप्लाइड के अपोजिट में लगता है और सरफेस के पैरेलल में लगता है। अब आप बोलोगे सरफेस के पैरेलल में है, आप ऐसे होगा तो ये एंटी पैरेलल हो गया। नहीं, ये सरफेस के पैरेलल में ही, आपको तो बोला नहीं गया कि सरफेस इस तरफ है या इस तरफ है, तो ये सरफेस के पैरेलल में ही होता है, परपेंडिकुलर में नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का बेसिक हो गया। अब जो हमारा ये म्यू है वो डिपेंड किस पे करता है? स्मूथ है, वेट है, ड्राई है, पॉलिश नहीं है, उस पे डिपेंड करती है। ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल पे नॉट डिपेंडेंट। ओके, बट अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हम म्यू एस की बात कर रहे थे, अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो ये जो म्यू के है वो भी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगी कि कैसा है, वेट है, ड्राई है, नहीं है, कैसा है उस पर। बट यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर आपको लगेगा काइनेटिक तो आप काइनेटिक एनर्जी बोल दोगे, तो हाफ mv², तो ये वेलोसिटी पे नॉट डिपेंडेंट।
अब जो बेसिक से है कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि आप वॉक कर सकते हो, आप पेपर पे राइट कर सकते हो, ब्रेक काम करता है फ्रिक्शन पे, ट्रांसफ़र ऑफ मोशन होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है, जैसे मान लो हीट एनर्जी, फ्यूल, ये सब वेस्ट होता है। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है आपको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर हमको फ्रिक्शन को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं, या फिर वैसा हम मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जो एप्रोप्रिएट हो, या फिर उस बॉडी का शेप को चेंज कर सकते हैं, बॉल बियरिंग लगा सकते हैं बाइक्स में, और जो भी मूविंग व्हील होती है उसमें बॉल बियरिंग लगाती हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल टर्म्स पे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल टर्म होता है वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप ऐसे समझ लो, अगर ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, इधर जो है वो हमारा फोर्स है जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, और इधर जो है वो एफ अप्लाइड है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। तो ये रिजल्टेंट और एन के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, आपको याद करने की स्टेटमेंट में तो ज़रूरत नहीं, आपको समझना है तो आप बस इतना समझ लो, जो एन और एफ का रिजल्टेंट होता है, एन के साथ मिला के जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है, वो होता है म्यू इंटू एन। एन आपको निकालने मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताया। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है कनेक्टेड बॉडीज़ का, तो आपसे फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने मिल जाएंगे। और इसमें जो बहुत सारे होते हैं ना कि फाइंड एफ, मिनिमम एफ, स्लाइड करने को, रोल करने को और वगैरह, वो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम आता है तो एफ जो होता है वो हमारा म्यू एन होता है, और हमारा जो टेन थीटा होता है वो होता है म्यू के बराबर। ये कैसे आया, यहाँ पे देख लो, थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एफ अपॉन एन। अब आप इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, यानी कि टेन थीटा जो होगा वो हमारा म्यू होगा, और ये जो थीटा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आपको एन निकालने आता हो और आपको म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करने आता हो, और इस टेन थीटा से, जैसे मान लो ये टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये म्यू अपॉन वन है, तो ये म्यू है, ये वन है, तो ये म्यू स्क्वायर प्लस वन है। तो आपको जितने भी इसमें डेरिवेशन आते हैं ना, बस आपको एन निकालने आना चाहिए, और ये थीटा से आपको ये लिखने आना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा भी टर्म आते हैं। तो आपको पूरे फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं याद करने हैं। अगर आपको एन अच्छे से निकालने नहीं आता, आप मेरी प्रीवियस वीडियो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देख लोगे तो आपको एन निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डेरिवेशन इसका याद नहीं करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं रहने वाला। हाँ से एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन ही होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन से जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। यानी कि अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है तो ये अगर अल्फ़ा है तो इसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अल्फ़ा इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो अब इसको लिखने आना चाहिए। सबसे पहले अगर ये मास m है तो हमारा ये mg होगा, ये तो अब आपको आ ही गया होगा, ये हमारा mg कॉस थीटा हो जाएगा, इधर हमारा mg साइन थीटा हो जाएगा, इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, इधर हमारा जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही होगी तो बॉडी का मान लो एक्सेलरेशन इस साइड है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा जो निकल के आता है वो होता है एफ अपॉन आर, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन आर, और इसी को टेन थीटा भी बोलते हैं, एफ अपॉन आर। अभी मैंने पीछे बताया एंगल ऑफ रिपोज एफ अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा और अल्फ़ा जो है वो हमारा इक्वल ही होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल ही होता है। अब बात करते हैं कि आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालना होगा। तो एक्सेल, ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नीचे mg लग रहा है, इधर हमने फोर्स f लगाया, इधर हमने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, ये फोर्स तो सिंपल फोर्स है नहीं, यहाँ फोर्स में आपको f माइनस एफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि f
इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो आपको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एक एक्चुअल फॉर्मूला जो बन के आता है वो F माइनस स्मॉल f, यानी कि F अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास। तो ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन का। जैसे मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और बॉडी नीचे मूव कर रही है, इसमें बॉडी अगर ma इधर जा रही है, तब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। आपको n को बैलेंस करने आता है, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, अब जो है ये एम जी साइन थीटा माइनस एफ होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा म्यू इंटू एन, और यहाँ पे n का जो वैल्यू है आप यहाँ से पुट कर देना, तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये तो था जब बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रही थी। अब आप ही सोचो, डाउन द इंक्लाइन प्लेन में एम ए इधर जा रही है, अगर हम अप द इंक्लाइन प्लेन कर दिए तो इधर एम ए जाएगी, तो क्या होगा, बस ये जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद से निकाल लेना। म्यू अगर 0 होगा तो आपका ए क्या होगा, जी साइन थीटा, क्योंकि ये पूरा टर्म तो चला गया ना। इसी में जो है अब हम वर्क पढ़ लेते हैं। मान लो ये जो बॉडी थी हमारी इंक्लाइन प्लेन पे, ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ गई। मान लो एस हमारा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, बाकी आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालने आ गया। तो अगर हम वर्क निकालते हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स अब आपको निकालने आता है। फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस है तो हम एस लिख दें, और एक्सेलरेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले, अगर वो अप जा रहा होगा तो आप अप के लिए लिख देना, डाउन जा रहा होगा तो आप डाउन के लिए लिख देना। ओके, तो ये जो मेरा था वर्क निकला रफ का, ठीक है। ये रफ का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ म्यू लगाया है, और अगर यही मैं स्मूथ के लिए बोल देती तो आपको पता है स्मूथ में म्यू जो है वो हमारा 0 होता है, तो आपको a इज इक्वल टू जी साइन थीटा लगाना, और सिमिलरली यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर यही बात हम वर्क डन जो है वो हम अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमारा वर्क डन जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू एम जी इंटू एस। मान लो ये हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी है और इस पर एक ब्लॉक जो है वो ऐसे अटैच है, ठीक है, स्टिक कर रहा है ये ब्लॉक इसके वॉल पे, तो और ये ना रोटेट कर रहा है, ये पूरा रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेटर है। तो जब ये रोटेट करेगा, आप तो जानते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के बाहर, लेकिन जो आपका एफ सी होगा यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया है। आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरी सर्कुलर मोशन की वीडियो देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगी कि एफ ए सी किधर लगाते हैं। हमारा बॉडी का एम जी जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो एफ अपवर्ड होगा, तो आपको बस इसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो एफ ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आपको अगर वी नहीं दिया हुआ है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। जो एफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। आपको एन पता है, एन आपका है एफ सी, क्योंकि ये एन जो है वो एफ सी को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ n जो है वो आपका एफ सी है। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालने आ गया, आपको फ्री बॉडी डायग्राम का पता लग गया कैसे बनाते हैं, बस आप यहाँ वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर और इधर जो है वो एम जी लगाया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे एम जी के भी इक्वल है, तो आपका यहाँ पे जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर। अब जो हम, ये हमारा पहला केस हो गया। अब जो हम दूसरा केस पढ़ेंगे, मान लो ये एक कार्ट है, ये जो कार्ट है वो मूव कर रहा है इधर से, एक्सेलरेशन से, फोर्स हमारा इधर लगा है तभी ये इधर से मूव कर रहा है, और एक यहाँ पे मास जो है वो इससे स्टिक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जो एन होगा वो आपका इधर जाएगा, और क्योंकि मास फोर्स अगर इधर लगा है तो मैंने बताया था कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, तो इधर जो होगा वो एक्सेलरेशन के अपोजिट वो फोर्स लगता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर नहीं पता है तो जाके मेरी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वीडियो देख लो। ये हमारा एम जी और इधर जो है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी, एन जो है वो हमारा एम ए। अब इसमें हमें कोई भी रिलेशन पूछे आप आगे पीछे करके इसको निकाल सकते हो। अब अगर हमसे मान लो इसमें कंडीशन पूछे कि ब्लॉक विल रिमेन स्टैटिक, मतलब जो हमारा ब्लॉक है वो स्टैटिक रहना चाहिए, तो उसका मतलब क्या कि हमारा जो एफ है वो बड़ा होना चाहिए
F अप्लाइड से, यानी कि F हमारा क्या होता है म्यू एन, वो हमारा बड़ा होना चाहिए mg से, ठीक है। और ये जो n है वो आपको पता है ma होता है, तो आप इसको म्यू ma ग्रेटर देन mg लिख सकते हो, यानी कि आपका जो a मिनिमम आएगा वो इक्वल टू या ग्रेटर देन हो जाएगा m अपॉन g अपॉन म्यू के। तो ये आपको जो है, आपको ये पूरा याद नहीं रखना है कि आपको ये रिज़ल्ट पता होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए। और ये जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्लॉक रिमेन स्टैटिक है, मतलब क्या कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है तभी हमारा वो ब्लॉक जो है वो स्टैटिक में, अगर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स छोटा रहता, हमारा एफ अप्लाइड बड़ा होता, तब तो वो खींच के उसको ले जाता ना। तो आपको ये चीज़ तो बाद में है, ये तो आप ऐसे अपने से निकाल सकते हो, आपको याद बस ये आना चाहिए कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैसे उसको बैलेंस कर सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक आता है क्या कि अगर दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है तो आप बताओ कि स्टॉक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना s जो होता है वो इन्वर्स ऑफ m स्क्वायर होता है। अगर आप नहीं भी याद रखते तो कोई बड़ी बात नहीं है, नीट में वैसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको हम पहले हॉरिजॉन्टल में पढ़ेंगे एंड देन वर्टिकल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। मान लो एक बॉडी यहाँ u के वेलोसिटी से जाके यहाँ को वो u है हमारा 0 हो गया, और ये जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा s है। तो यहाँ पे आपको पता है फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और म्यू इंटू आर होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा स्मॉल f, यानी कि ma जो होता है वो म्यू n होगा, r मतलब n, म्यू n होगा। n जो है वो आपको निकालने आता है, ये हॉरिजॉन्टल है तो n जो है यहाँ पे mg हो जाएगा हमारा। और जो दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना है वो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे u 0 है तो आपको ये हटा देना है, तो v स्क्वायर इजिकल टू 2as, तो s जो है वो हमारा होगा v स्क्वायर अपॉन 2a, और a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपको बस ये दो फॉर्मूले यूज़ करके आप ये डिराइव कर सकते हो, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे a आएगा क्या, यहाँ पे a जो आएगा, अगर आप a इज़ इक्वल टू म्यू mg है, mm तो कट गया, a इज़ इक्वल टू म्यू g हो जाएगा। और अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करें, मान लो ये बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ मूव की, इसका भी डिस्टेंस s है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा मैंने बताया था कि अगर बॉडी डाउन जा रही है या अप जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू कॉस थीटा। तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे भी u आपका 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और a का फॉर्मूला आपको मैंने पीछे निकाल के बताया, तो आपको बार बार याद मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप a का फॉर्मूला जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे याद कर लो। सबसे पहले कि एक आपने देखा होगा कि एक चेन हैंग कर रहा होता है, आधा टेबल से और आधा वो टेबल पे रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ। जो म्यू होगा अगर ये मास के फॉर्म में दिया हो तो ये आप लिख देना कि जो मास है वो हैंगिंग अपॉन मास जो है वो टेबल वाला, या फिर अगर ये लेंथ में दिया होगा तो L होगा हैंगिंग अपॉन L जो है वो टेबल पे है। तो जैसे मान लो अगर हमने बोल दिया कि ये जो x है वो हैंग कर रहा होगा और टोटल लेंथ हमारा L है, तो ये हमारा L माइनस एक्स होगा, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन L माइनस एक्स। ये जो है वो सबसे ईजिएस्ट वे है और ये वर्क भी करता है। अब जो इसका एक और मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, जैसे मान लो यहाँ पे दो बॉडी है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और यहाँ पे A को जो है हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है हुक के थ्रू। यहाँ पे मान लो मैंने फोर्स F अप्लाई किया, तो यहाँ पे अब जो है इसके बीच का भी फ्रिक्शन फोर्स होगा FAB, और इसके बीच का भी फ्रिक्शन होगा FB, और ग्राउंड के बीच में या जो भी सरफेस है उसके बीच में। तो अगर हमें यहाँ पे F निकालना है तो F जो होगा वो हमारा होगा FAB प्लस FBG, ठीक है। तो अब FAB तो आप आराम से निकाल लोगे म्यू एस एन, तो आपका हो जाएगा म्यू AB मास ऑफ A इंटू G। लेकिन जो आपका FBG है उसको आपको बहुत अच्छे से निकालना पड़ेगा, यह आपका हो जाएगा म्यू BG मास दोनों का, क्योंकि ये जो है वो दोनों को ही अटैच कर रखा है, दोनों का ही उसको मास लेगा, तो यहाँ पे MA प्लस MB इंटू G।
तो ये जो हो गया वो आपका फ्रिक्शन फोर्स का कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी बहुत सारे आते हैं कि एक बॉल है, बॉल में यहाँ पे एक इंसेक्ट है, उससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता चल गया कि आपको एन इधर से लिखना है, ये आपका mg cos थीटा हो गया, आपका fc इधर जा रहा है, तो ये आप इधर अगर mg cos थीटा तो इधर mg sin थीटा है। तो आप अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम निकालने आ गया है, आपको n निकालने आ गया है, आपको tan थीटा का वैल्यू पुट करने आ गया है म्यू से रिलेटेड, आपको फ्रिक्शन का वैल्यू पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को डिराइव करके बना सकते हो। तो लिटरली ये चैप्टर काफ़ी ही हार्ड है, लगता है इजी है, छोटा सा टॉपिक है, बट नहीं, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आपके आंसर सही नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारा मोशन है कनेक्टेड बॉडीज़ का, जिसमें 2 बॉडी रहते हैं, फोर्स कभी ऊपर लगा दिया, फोर्स कभी नीचे लगा दिया, कभी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा दिया, कभी इधर लगा दिया। Thank you everyone for watching my video, and if you like my video, please hit the like button, subscribe to my channel and share. Thank you.